तो ने लिखा है टाटा कंज्यूमर के बारे में। तो पहला ये सोचना चाहिए कि जो टाटा ग्रुप होती है, बिरला ग्रुप होती है, ये जो बड़ी दिग्गज ग्रुप होती है जो 50-50, 100-100 साल से हैं, ये बहुत जल्दी कोई मूवमेंट नहीं करते हैं। इनका व्यू होता है 10 साल, 15 साल, 20 साल का। और जो स्टॉक मार्केट के इंसान होते हैं, हम और आप, हमारा व्यू होता है 2 साल, 1 साल, 6 महीना, 3 महीना, 3 हफ्ते, 1 हफ्ते, 1 दिन, 10 घंटे, 5 घंटे का। तो ये एक मिसमैच होता है, बिकॉज अगर टाटा ग्रुप कोई काम स्टार्ट कर रही है तो उसको 10 ईयर व्यू, 15 ईयर व्यू, 20 ईयर व्यू लेके करते हैं, लेकिन शेयर बाजार इमीडिएट चाहता है। तो टाटा कंज्यूमर और एक आम निवेशक में ये फर्क है कि टाटा कंज्यूमर जो सोच रही है करने का, वो 10-15 साल का ब्लूप्रिंट बना के सोचती है, लेकिन आम निवेशक सोचता है कि मैं जल्दी जल्दी कैसे पैसा कमाऊं। तो पहला है, अगर आप टाटा कंज्यूमर के शेयर होल्डर हैं अभी शर्मा जी, तो आपको दिमाग से ये हटाना चाहिए कि रातों रात कुछ इसमें चमत्कार होगा, बिकॉज ये ब्लूप्रिंट 10 बार बनेंगे, 10 नई चीजें ट्राई करेंगे, जो चलेगी तो चलेगी, जो नहीं चलेगी उसको छोड़ देंगे। और उस सिनारियो से अगर आप देखेंगे तो इसमें कोई बहुत स्टुपेंडस ग्रोथ नहीं होगा, बिकॉज ये ट्रेड विद कॉशन वाली कंपनीज होती है, बिकॉज इनको 150-100 साल से लेगेसी अपने बचा के रखे हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो टाटा कंज्यूमर, अगर आपके पास लंबा समय है, लॉन्ग टर्म व्यू है आपके पास, तो अच्छा स्टॉक है होल्ड करने का। इन्होंने सुनील डिसूजा को लाया उठाकर वर्लपूल से, और वर्लपूल एक कंज्यूमर कंपनी थी, कैनेडियन कंज्यूमर कंपनी है, जो कंज्यूमर कंपनी समझेंगे यहाँ पे। बेसिक अगर मुझसे पूछेंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि चाय और कॉफी का बाजार जो है ना 6 से 8% ज्यादा ग्रो नहीं करता, बिकॉज ऑलरेडी पेनिट्रेटेड है। ये नहीं कि आप यहाँ पे कोई, जैसे कुछ बेवरेजेस पेनिट्रेटेड नहीं है इंडिया में, जैसे बियर पेनिट्रेटेड नहीं है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि हर एक कैटेगरी का उसमें प्रोडक्ट अवेलेबल है। अल्कोहल पेनिट्रेटेड नहीं है, लेकिन हर एक कैटेगरी का 40 रुपए से लेकर 4000 रुपए तक का प्रोडक्ट अवेलेबल होता है उसमें। तो आप उसमें अपग्रेड्स करते रहते हैं, और डाउनग्रेड लोग तो करते नहीं है नॉर्मली, बट टी एंड कॉफी हर आदमी इंडिया में ऑलरेडी पीता है, जिसके पास कम पैसा है, जिसके पास ज्यादा पैसा है। चाय और तो सभी पीते हैं, चाय से कॉफी जाते हैं, कॉफी से चाय जाते हैं। तो ओवरऑल कंपनी का अगर आप ग्रोथ ट्रेजेक्टरी देखेंगे इसके बेसिक प्रोडक्ट्स के साथ, तो उसमें कोई स्टुपेंडस ग्रोथ नहीं नजर आता है। बट टाटा ग्रुप धीरे धीरे सोलफुल को एक्वायर किया, बिग बास्केट किसी और ने एक्वायर हुआ, बिस्लेरी इनका प्लान सेट नहीं हुआ, तो इसलिए प्रॉब्लम हो गई। बट अगर आप लास्ट 3 साल का इनका टॉप लाइन देखेंगे तो 12-15% है, बॉटम लाइन जरूर 25-30% के लगभग बढ़ा है, बिकॉज ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज इनकी आई है। और वो एंगल से आप टाटा कंज्यूमर को ये प्लान कर रहे हैं कि हम इसको बहुत बड़ा एक प्रोडक्ट, बहुत बड़ी कंपनी बनाए। स्टारबक्स अगर आप देखकर इसको लेते हैं तो पहली बात है, स्टारबक्स 50-50 जेवी है टाटा ग्रुप का और स्टारबक्स का। दूसरी बात है कि स्टारबक्स अभी एबिटा में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। स्टारबक्स एबिटा लेवल पे ऑलमोस्ट उधर ही है जहां इसको होना चाहिए था, तो कोई खास कंट्रीब्यूशन है नहीं स्टारबक्स का। तो ले दे के कहानी ये है कि टाटा ग्रुप, अगर आप नेक्स्ट 3 साल 5 साल का व्यू लेंगे तो टॉप लाइन मेरे को लगता है 10-12% का ग्रोथ आना चाहिए, इंक्लूसिव ऑफ इन्फ्लेशन। बॉटम लाइन ग्रोथ थोड़ा ज्यादा होगा, बिकॉज एफिशिएंसी पैरामीटर्स आएंगे, ऑपरेटिंग स्केल मिलेगा, और रोल, और कई बार जैसे स्टारबक्स फॉर एग्जांपल, स्टारबक्स में ऑपरेटिंग लेवरेज उतना नहीं आएगा, बिकॉज नया रेवेन्यू जो आएगा स्टारबक्स का वो नए स्टोर से आएगा। ऐसा नहीं है कि आप एक ही फैक्ट्री से सामान बनाकर एक्स्ट्रा बेच रहे हैं तो इमीडिएट उसका इंक्रीमेंटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं आता है। लेकिन अगर आप एक नया स्टोर खोलकर नया रेवेन्यू क्रिएट करते हैं तो वो स्टोर स्पेसिफिक एक्सपेंस आता है। तो ये डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में और एक रिटेलिंग बिजनेस में, क्योंकि रिटेलिंग बिजनेस में हर एक स्टोर जो होता है वो एक नई फैक्ट्री की तरह होता है उसके लिए। तो ओवरऑल हिसाब से टाटा कंज्यूमर अच्छा स्टॉक है, अगर आपका मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल है, अगर आपको एक सॉलिड कंपनी चाहिए और एक बैकअप चाहिए। और कई बार क्या होता है, अगर आप स्टार्टअप बिजनेस में ज्यादा जाते हैं तो आपको एक ऐसा प्रमोटर चाहिए जो कभी दरकार पड़े तो 5-10 हजार करोड़ का चेक काट दे। 60-65 का प्राइस अर्निंग्स रेशियो है, ऑलमोस्ट एचयूएल की तरह। एचयूएल से ग्रोथ इसमें कहीं हद तक बेटर है, नेस्ले से थोड़ा इसमें पी रेशियो कम है, लेकिन मुझे नेस्ले से भी ग्रोथ बेटर लगता है। बट फर्क है, नेस्ले का प्रोडक्ट जो है वो थोड़ा सा जैजी लगता है कि हाँ यार, वो नेस्ले जो है वो नेस्कैफे बना रही है, बेबी फूड बना रही है, मैगी बना रही है, तो वो थोड़ा सा फ्लैशी लगते हैं वो प्रोडक्ट्स। इनके प्रोडक्ट्स ठंडे लगते हैं, चाय कॉफी तो यार सभी पीते हैं, इसमें कोई खास बात क्या है। और इसमें जितने वेरिएंट्स भी ले आए, ग्रीन टी ले आए, ब्लैक टी ले आए, ब्लू टी ले आए, रेड टी ले आए, पिंक टी ले आए, मार्केट उतना ही है, मार्केट सिर्फ ऊपर नीचे करता है। आज मैं 2 रुपए की पत्ती पीता हूं, कल मैं 4 की पी लूंगा, उसके बाद 6 की पी लूंगा। तो प्रीमियमाइजेशन इज द मेन थिंग टू गो। वॉल्यूम ग्रोथ नहीं है, प्रीमियमाइजेशन है, मतलब जो आज सस्ता पी रहा है उसको कल आप महंगा पिलाएंगे, उसके बाद और महंगा पिलाएंगे। चाय की बात हो रही है, बिफोर यू थिंक समथिंग एल्स। तो इस सिनेरियो में मुझे लगता है टाटा कंज्यूमर सॉलिड कंपनी है। अगर आपका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोल्यो है तो यू कैन होल्ड ऑन टू इट। स्टॉक जरूर रैली वाली किया था पिछले साल, बट अभी के हिसाब से मुझे लगता है ठीक है। यू बिलीव इन कैलकुलेटिंग इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ स्टॉक? देयर आर मल्टीपल फार्मूलाज लाइक ग्राहम लिंच, डीसीएफ, एफसीएफ एक्सेट्रा। देखो, ज्यादा आपको अगर इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ रहा है ना कोई स्टॉक का, मतलब कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है। इतनी एनालिसिस नहीं होनी चाहिए स्टॉक एनालिसिस, स्टॉक पिकिंग में। द स्टॉक जैसे बोलते हैं ना, शुड स्टैंड आउट फ्रॉम यू फ्रॉम अ सुपरमार्केट स्टोर एंड टेल यू पिक मी अप। पहले ऐड आता था ना, पिक मी अप, शायद लिस्टिंग का ऐड था ना किसका, तो स्टॉक को ऐसे ही बोलना चाहिए आपको, पिक मी अप। तो आपको सीधा देखते ही समझ में आएगा ये स्टॉक तो मुझे लेना ही लेना है। तो ज्यादा एक्सेल एनालिसिस करके कोई फायदा नहीं होता, बिकॉज जो आप assumptions लेकर, एनालिसिस में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम assumptions में। आप क्या assumption लेके एनालाइज करेंगे स्टॉक को? तो यू हैव टू बी अप्रॉक्सीमेटली राइट रादर देन प्रिसाइजली राइट। मेन बात यह है अप्रॉक्सीमेशन, मतलब मोटा मोटी तौर पर आपको सही होना चाहिए। वो आपको पता चल जाएगा रिटर्न ऑन इक्विटी, प्राइस अर्निंग्स रेशियो और उस कंपनी के ग्रोथ का, और उस सेक्टर में कैसा है, वो सेक्टर में लीडर है कि नहीं है। ये 8-10 पैरामीटर अगर आप देखेंगे, कैश फ्लो आज नहीं है कल आ सकता है। कई लोग बोलते हैं कि नई कंपनी को देखने के लिए ग्रॉस मार्जिन देखना चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट देखना चाहिए। तो ये 2-4-5 चीजें अगर आप मिक्स एंड मैच कर लेंगे तो आई थिंक यू विल बी थ्रू। मैंने आज तक कोई भी कंपनी खरीदने के पहले उसका डीसीएफ नहीं किया, उसका एक्सेल नहीं किया, उसको इतना दिमाग में, मतलब यू कैन नॉट टॉर्चर द नंबर्स का पोस्टमार्टम नहीं करना है, नंबर्स की एनालिसिस करनी है। और जब हम एक नंबर के साथ 15 स्प्रेडशीट में उसको डाल देते हैं तो नंबर्स का टॉर्चरिंग होता है। जब टॉर्चर करोगे नंबर्स को तो जो आप चाहोगे वही वो बताएगा। तो वो हिसाब से देखना चाहिए। ध्रुव, दीस आर हाई क्वालिटी नेम्स। ये एक्सेस फोकस फंड की बात कर रहे हैं। देखो, ये सब बहुत महंगे स्टॉक हैं। मुझे तो यही लग रहा है कि इंडिया का मेजर क्वालिटी मार्केट जो है, जो क्वालिटी नेम्स जिसकी हम बात करते हैं कि क्वालिटी, ये जो क्वालिटी है ये कुछ गड़बड़ हो गया है इसमें, और ये कहीं फंस नहीं जाए हाई पी रेशियो में। पीछे एक दो जन ने डीमार्ट को लेकर मुझे भी लिखा है कि आप डीमार्ट के बारे में ऐसा बोले वैसा बोले, तो उसका क्वेश्चन है वो तो
लेंगे जब हम देंगे। दीपक गुप्ता सर, काइंडली कंपेयर इंडसइंड बैंक विद कोटक महिंद्रा बैंक। मुझे अगर ऑप्शन दिया जाए और अगर आपके पास थोड़ा रिस्क प्रोफाइल ज्यादा है तो मैं इंडसइंड बैंक देखूंगा बजाय कि कोटक महिंद्रा बैंक। और इंडसइंड बैंक इसलिए देखेंगे क्योंकि इसका पी रेशियो जो है और इसका वैल्यूएशन जो है ये फिर भी रीजनेबल है। कोटक बैंक फिर भी फुल्ली वैल्यूड लगता है मेरे को कि हो गया है, और इसीलिए मुझे इंडसइंड बैंक देखने में ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। बट हाँ, रिस्क जरूर है इंडसइंड बैंक में। रिस्क है कि प्रमोटर को आरबीआई क्या निकालती है क्या नहीं निकालती है, बट अगर आपका 5 ईयर व्यू है 10 ईयर व्यू है तो आई थिंक इंडसइंड शुड डू बेटर। एयर एनवायरमेंट, यू सीम टू बी कंफ्यूज्ड। भाई कंफ्यूज तो सब हो जाते हैं, बेयर हो या बुल हो, क्या करें इसका। इन मेनी वीडियोस यू हैव सेड टू टेक बजाज फाइनेंस, डीमार्ट, अल्ट्राटेक सीमेंट। नाउ यू आर सेइंग डीमार्ट विल नॉट मेक मनी, डीमार्ट हैज ऑलवेज ट्रेडेड वेरी हाई वैल्यूएशंस। प्लीज ब्रिंग क्लैरिटी टू योर माइंड। ये मेरे माइंड का क्लैरिटी बोल रहे हैं भाई, मेरा माइंड क्लियर है। अगर आपके पास 5 ईयर 10 ईयर व्यू है तो आप डीमार्ट ले। अगर आपके पास 1-1.5 साल का व्यू है तो मुझे लगता है विद कंप्लीट राइट टू गो रॉन्ग कि डीमार्ट के इस पी रेशियो से इमीडिएट पैसा नहीं बनेगा, पैसा बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो वो आपको कॉल लेना है कि इफ यू आर ओके नॉट मेकिंग मनी आउट ऑफ स्टॉक फॉर द नेक्स्ट 12 to 15 मंथ्स, तो आप ठीक है, आप ये सारे नाम ले सकते हैं, डीमार्ट, पिडिलाइट, एशियन पेंट, सब लेना, सब लो आप। एक क्यों, आप सारे लो, फिर वाई सिंगल और डीमार्ट। बट मुझे लगता है 90-80-90 का पी और 10-12% का ग्रोथ, वो शोले में याद है ना, बहुत नाइंसाफी है। वही लगता है, मुझे नहीं लगता यहाँ से कोई बहुत बड़ा पैसा बनेगा। हाँ, 10-20% स्टॉक रैली कर सकता है, दूसरी बात है, बट बिग रैली इसको कम से कम पी नॉर्मलाइज होना पड़ेगा या ईपीएस ग्रोथ बढ़ना पड़ेगा। ईपीएस ग्रोथ जब एक लेवल के बाद एक कंपनी की रुकती है तो वापस बढ़ती नहीं है, वो एक और डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे आता है, तो धीरे 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 डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे आ जाता है। तो उस एंगल से आपको डीमार्ट देखना चाहिए कि इसका ईपीएस ग्रोथ जो है अभी मुझे नहीं लगता है कि बढ़ेगा। ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी नहीं बढ़ेगी, ग्रोथ तो होगा ईपीएस में, लेकिन जो 15-20% का जो ईपीएस ग्रोथ है 30-35% नहीं होगा वापस। और अगर वो नहीं होगा तो पी रेशियो धीरे धीरे कंप्रेस करता जाएगा, स्लो पॉइजन की तरह, आपको पता भी नहीं चलेगा। और वो हो भी रहा है लास्ट 1.5 साल से।